हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो है प्यूपेरियल सेप्सिस के ऊपर कि प्यूपेरियल सेप्सिस क्या होता है, किन फीमेल में प्यूपेरियल सेप्सिस का खतरा ज़्यादा होता है, प्यूपेरियल सेप्सिस अगर हो जाए तो किस किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, प्यूपेरियल सेप्सिस का टाइम क्या होता है, प्यूपेरियल सेप्सिस में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक इन डिटेल से इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, जिससे कि जितनी भी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलेंगे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाओगे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए। अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्यूपेरियल सेप्सिस लेबर यानी कि प्रसव के दौरान जब डिलीवरी होती है तो उसे हम बोलते हैं प्रसव। तो प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद 42 डेज तक होने वाला कोई भी इन्फेक्शन जो जेनाइटल ट्रैक्ट से हुआ है उसे हम प्यूपेरियल सेप्सिस के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद भी इन्फेक्शन का खतरा उतना ही होता है जितना डिलीवरी के टाइम पे होता है, तो इसीलिए 42 डेज को रखा गया है कि 42 डेज जो है उसे परप्यूरियम डेज कहा जाता है, और इस दौरान अगर कोई भी इन्फेक्शन जेनाइटल ट्रैक्ट से मदर को लगता है तो उसे प्यूपेरियल सेप्सिस कहा जाता है। और ये एक तरीके का डिजीज़ है जो किसी किसी फीमेल में जो अवेयरनेस नहीं रखते हैं उनके में ये खतरा भी कर देता है। अब बात करते हैं कि कौन सी फीमेल्स के अंदर परप्यूरियल सेप्सिस होने का खतरा ज़्यादा होता है। एनेमिक मदर, ऐसी मदर जिनमें हीमोग्लोबिन कम है उन्हें हम कह सकते हैं एनेमिक मदर, तो इनके में परप्यूरियल सेप्सिस होने का खतरा ज़्यादा है। कोरियोएमनियोनाइटिस, कोरियोएमनियोनाइटिस का मतलब होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड कोरियन ऑफ द प्लेसेंटा। प्रोलॉन्ग लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होता है कि कोई महिला जब अपने प्रसव के अवस्था में है यानी कि डिलीवरी स्टेज में है तो उसकी जो डिलीवरी है स्टेजेस हैं, जैसे लेबर का फर्स्ट स्टेज, लेबर का सेकंड स्टेज, वो बहुत प्रोलॉन्ग चला गया हो, यानी कि जो 12 से 13 घंटे में डिलीवरी होनी चाहिए सेकंड ग्रेविडा में और जो 15 से 16 घंटे में होनी चाहिए सेकंड ग्रेविडा में, वो ना हो करके काफ़ी दिन यानी कि जैसे 20 से 22 घंटे 24 घंटे भी लग गए हों जिनकी डिलीवरी होने में, उसे हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर। ऐसी फीमेल्स को खतरा हो सकता है, या बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का भी मतलब है जैसे बेबी बहुत टाइम से पेल्विक में फंसा हुआ है, बेबी का हेड जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो इसे हम टर्म देते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड ऑफ लेबर। प्रोलॉन्ग रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, फ्रेंड्स कभी भी आपने सुना होगा कि जो थैली है वो रैप्चर हो जाती है, यानी कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है जब डिलीवरी का टाइम आता है। तो किसी किसी फीमेल में वो मेम्ब्रेन बहुत पहले रैप्चर हो जाती है और डिलीवरी बहुत बाद में होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, मेम्ब्रेन रैप्चर सुबह हो गया था और डिलीवरी जो है वो कल सुबह हुई है, तो ऐसी फीमेल्स में भी ये प्यूपेरियल सेप्सिस होने का खतरा हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रॉमेटिक वेजाइनल डिलीवरी। वेजाइनल डिलीवरी के दौरान कई बार ट्रॉमा देखने को मिलता है, कई बार पेरिनियल टीयर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा भी हुआ है कि ट्रॉमा हो गया है या टीयर्स हो गए हैं तो भी इन फीमेल में प्यूपेरियल सेप्सिस होने का खतरा होता है। एंड नेक्स्ट है डायबिटिक। डायबिटिक मदर में भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, या जो ग्लूकोज टॉलरेंस नहीं कर पाते हैं या इम्पेयर्ड होते हैं, इन फीमेल्स में भी इसका खतरा होता है। एंड सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन होता है और आप उस तरीके से केयर नहीं कर पा रहे हो जहाँ पे सर्जरी हुई है, तो भी इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, कि डिलीवरी के बाद कुछ भी ऐसा कंसेप्शन जो कि यूट्रस के अंदर ही रह जाता है या प्लेसेंटा का कोई पार्ट रह जाता है, तो उससे भी प्यूपेरियल सेप्सिस होने का चांस रहता है। एंड जो नेक्स्ट है वो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, यानी कि कुछ ऐसी फीमेल जो कि HIV पॉजिटिव है, जिनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत वीक है, तो ऐसी भी फीमेल में प्यूपेरियल सेप्सिस होने का चांस होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था वो पॉइंट कि किन फीमेल में खतरा ज़्यादा होता है। तो ऐसी फीमेल को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखने की ज़रूरत होती है प्यूपेरियल सेप्सिस से बचने के लिए। अब थर्ड पॉइंट में मैं ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं प्यूपेरियल सेप्सिस के लिए। बैक्टीरिया दैट कॉज प्यूपेरियल सेप्सिस एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकस, एस्चेरिया कोलाई, क्लस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लेमाइडिया एंड गोनोकोकस, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अब फोर्थ नंबर के पॉइंट में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी फीमेल को प्यूपेरियल सेप्सिस हो जाता है तो किस किस ऑर्गन में भी इसका खतरा होता है, जैसे ब्रेस्ट मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सिस, नेक्रोटाइजिंग मेस्टाइटिस, यूरिनरी ट्रैक को भी इफेक्ट कर सकता है, जैसे सिस्टाइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस यानी कि किडनी में इन्फेक्शन, लंग्स में जैसे न्यूमोनिया, सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन में जैसे कि अगर सिजेरियन सेक्शन है या एपिजियोटमी है तो वुंड के अंदर भी नेक्रोटाइजिंग या टेस्टिकुलाइटिस
ऐसे जो इन्फेक्शन है वो हो सकते हैं, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्यूपेरियल सेप्सिस के साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं। टेम्परेचर मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, कफ, चेस्ट पेन, डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन करते वक्त पेन होना। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं प्यूपेरियल सेप्सिस के अंदर। और अब जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इससे बचा कैसे जा सके, क्योंकि प्यूपेरियल सेप्सिस क्या होता है, किन में रिस्क फैक्टर है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, अगर ये हो जाए तो कौन कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, साइन सिम्टम क्या है, ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो में मैंने बता दी। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। फ्रेंड्स, जो डिलीवरी के बाद का 42 डेज़ होता है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग्स जो है वो देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा फ्री फ्लो में नहीं होती है ब्लीडिंग, बट 42 डेज़ जो है वो परप्यूरियम डेज होता है। तो ऐसे में आपको इंटरकोर्स से बचना चाहिए। ऐसे में आपको जो आप पैंटी लाइनर पैड्स यूज़ करते हो उसको कोशिश करो कि 4 to 5 आवर्स में चेंज किया जा सके। अपना पेरिनियल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, प्यूबिक हेयर्स को भी क्लीन रखना चाहिए। आपका हाइजीन मेंटेन रहे और आप इंटरकोर्स से बचो ताकि इन्फेक्शन जो है वो उस स्टेज में कम हो सके। और अगर आपका सी सेक हुआ है तो आपको अपने स्टिच पे भी अच्छे से क्लीन करना है। अगर आपका सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुआ है तो आपको अपने स्टिच पे भी देखना है कि आपका जो पैंटी की लाइन है वो आपके स्टिच पे ना आए, या जो आप कुछ अगर बांधते हो अपने सलवार की किसी भी चीज़ की अगर गार्ड बांधे तो आपके स्टिच पे ना आए। तो सारी चीज़ें जो है आपको स्टिच लाइन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। और अगर आपका एपिज़ोटमी है तो भी आपको केयर करने की ज़रूरत है कि आपके स्टिच वाले लाइन पे कोई इन्फेक्शन ना लगे, हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी डिलीवरी के बाद डॉक्टर जो आपको एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, जो दवाई लिखते हैं, वो आपको टाइम पे लेना चाहिए। डेली बाथ लेना चाहिए। टॉयलेट यूज़ करने से पहले भी आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि टॉयलेट आपका क्लीन हो। ऐसा ना हो कि आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जहाँ तक आप अपने हाइजीन को मेंटेन कर पा रहे हो करो, तो प्यूपेरियल सेप्सिस का चांस कम हो जाता है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए आप नंदिनी स्टडी पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।